नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जैन डिजिटल। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी सा। अंकिता हत्याकांड को लेकर कल 2 अक्टूबर के दिन उत्तराखंड बंद का ऐलान किया गया है, जिसको लेकर कई सारी चीज़ें सामने आने वाली है। तो इस बात को लेकर कांग्रेस भवन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और मेरे साथ गरिमा मेहर दसौनी जी है। नमस्कार मैम। नमस्कार, धन्यवाद। मैम, कल क्या 2 अक्टूबर के दिन जो उत्तराखंड बंद हो रहा है उस पर आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर तमाम विपक्षी दल एक मंच पर आकर, क्योंकि ये कोई राजनीति करने का अखाड़ा नहीं है। अंकिता हत्याकांड से पूरा प्रदेश क्षुब्ध है। एक तरह से मैं कहूँ तो एक बहुत बड़ा झटका पूरे उत्तराखंड को लगा है। और अगर हमारी बहू बेटियां हमारे ही प्रदेश में सुरक्षित नहीं हैं तो ये हमारे लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके मद्देनज़र मुझे लगता है कि श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए या नेतृत्व करने की होड़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी दल किसी भी चीज़ का आह्वान कर रहा है तो एक मुट्ठी बनकर, एक ताकत बनकर हमने ज़ोर से उसका पुरजोर रूप में विरोध करना चाहिए। और तभी मुझे लगता है कि यहाँ से लेकर दिल्ली तक जो धृतराष्ट्र बने बैठे हैं सत्तासीन लोग, उनकी गूंज हमारी आवाज़ की गूंज उनके कानों तक तभी पहुँचेगी जब हम पूरी ताकत झोंकेंगे। और ऐसे में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सभी तमाम दल, अभी तक जो मेरी नॉलेज में है, सभी इकट्ठा उत्तराखंड बंद के आह्वान को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में कांग्रेस सभी पार्टी दल कर रहे हैं। आपने एक चीज़ कही कि सभी दल सपोर्ट कर रहे हैं। आपको लगता है कि जो बड़ी नेत्रियां, जिनको मैं कहूँगी, जिनके मुंह में अभी इस वक्त दही जमी हुई है, एक शब्द नहीं निकल के आ रहा है उत्तराखंड की बेटी को लेकर, क्या वो सपोर्ट कर रहे हैं? मैं इसीलिए तो आपसे कह रही हूँ कि ये शायद निचले स्तर की राजनीति या गंदे स्तर की राजनीति या भौतिकतावादी राजनीति का एक गंदा स्वरूप है। एक बदसूरत बदनुमा दाग या एक बहुत ही बदसूरत चेहरा है, एक अगली फेस है कि जिनको उत्तराखंड की ही जनता ने सर माथे पर बिठाकर रखा, पलक पावड़े बिछा कर रखा, दीदी दीदी कहते हुए युवाओं के और युवतियों के मुंह नहीं थक रहे थे। वो आज उत्तराखंड की बच्ची, कोई कांग्रेस की तो थी नहीं वो बच्ची जो आप इतना उसके साथ दुश्मनी रख रहे हो, इस उत्तराखंड की बच्ची थी। उसके लिए अगर आप लोग सपोर्ट में आज नहीं आ रहे हैं, तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर, और रितु खंडूरी जी जो विधानसभा स्पीकर हैं वो तो यमकेश्वर से विधायक रह चुकी हैं। उन्होंने कितना पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाया, आप स्वयं आपके सामने है। महिला आयोग गायब रहा 10-10 दिन तक, 8 या 9 दिन तक महिला एवं बाल विकास मंत्री गायब रही। और उसके अलावा इतनी सारी, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं, लेकिन वो महिलाएं आज एक बच्ची के लिए बाहर नहीं निकल रही है। तो एक मुझे पुराना शेर याद आ रहा है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर इज्जत में, यहाँ पर मकान एक हमारा ही थोड़ी है, सबके घर में बहू बेटियां हैं। तो आज अंकिता पे गाज गिरी है, आज आप आवाज़ नहीं उठा रहे, आने वाली पीढ़ियां आपको कोसेंगी, आपको गाली देंगी कि आप जिस वक्त उत्तराखंड को आपकी ज़रूरत थी उस वक्त आप उत्तराखंड की बेटी के साथ नहीं खड़े हुए, तो कल को आपके साथ कौन खड़ा होगा? भगवान ना करे आपके ऊपर कोई विपदा आए तो आपके ऊपर कौन खड़ा होगा? देखिए, दुनिया गोल है, जो हम दुनिया को देते हैं वो वापस लौटकर हमारे पास ज़रूर आता है। तो ये भी इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा, क्योंकि ये जो हुआ है ऐतिहासिक घटनाक्रम हुआ है उत्तराखंड में, शर्मसार करने वाला हुआ है। लेकिन मैंने जैसा कि कहा, हर बुरी चीज़ में एक अच्छी चीज़ निकल कर आती है, और इसमें अच्छी चीज़ ये निकल कर आई कि उत्तराखंड की महिलाओं की एक छवि जो अंकिता की वजह से पूरे विश्व में गई है, वो बहुत स्वाभिमानी और अभिमानी महिला की गई है कि उसने हथियार नहीं डाले, उसने घुटने नहीं टेके, ना वो धनबल के आगे ना बाहुबल के आगे, वो किसी चीज़ के आगे नहीं झुकी। तो अंकिता को 100-100 सलाम है मेरी ओर से, और उन महिलाओं के लिए लानत भेजती हूँ आपके चैनल की ओर से, जिनके दिल में ना माँ का दर्द है, ना महिला होने का वो जो कहते हैं ना कि ममत्व है। एक महिला के अंदर केयरिंग होती है, शेयरिंग होती है, पैशन होता है, और वो बहुत कंपैशनेट होती है। उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं जो पुरुषों में नहीं पाई जाती। लेकिन यहाँ तो उत्तराखंड में हमारे पुरुष भाई बढ़ चढ़ कर अंकिता के लिए न्याय मांग रहे हैं। कई भाई तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि अंजाम तक जब तक नहीं पहुँचाएंगे अंकिता हत्याकांड को, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। और वहीं हम देख रहे हैं कि माताएं, बहनें सत्तारूढ़ दल की वो घर के अंदर हाइबरनेशन में चली गई हैं, बिलों के अंदर घुस गई हैं। तो ये बात उत्तराखंड के युवाओं को, खास करके मातृशक्ति को याद रखनी चाहिए कि कौन ऐसी लड़ाई में सामने आता है और कौन उनके हक की बात करता है, कौन उनके अधिकारों के लिए लड़ता है, और कौन सत्ता के, वो भी प्रचंड बहुमत की सत्ता के, आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत रखता है। ये बातें आपको नोट करनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि हमारे समाज में जो एक याददाश्त कहते हैं या जिसको मेमोरी कहते हैं, वो बड़ी कम है।
अभी 6 महीने के बाद आप देखिएगा अंकिता को भूल जाएंगे लोग, अंकिता हत्याकांड को भूल जाएंगे लोग, इस हत्याकांड में कौन लोग मुखर थे कौन लोग नहीं थे उसको भूल जाएंगे, क्योंकि मैंने ये सिलसिलेवार तरीके से देखा है। संजय कुमार जो पूर्व संगठन मंत्री थे, उनके खिलाफ उनकी महिला कार्यकर्ता ने 3 सालों तक यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, बहुत भद्दे, जो कि हम लोग अपने परिवार के बीच में बैठकर सुन नहीं सकते। ऐसे ऑडियो वायरल हुए उस महिला कार्यकर्ता के और संजय कुमार के। क्या हुआ संजय कुमार का? आज उस महिला कार्यकर्ता का कुछ अता पता भी नहीं है। तो बहुत आसानी से भूल जाते हैं हम लोग। उसके बाद महेश नेगी प्रकरण आया, जिसमें प्रीति बिष्ट नाम की एक लड़की ने कहा कि मेरी 2 साल की बच्ची का पिता है महेश नेगी। क्या हुआ उस प्रकरण का? महेश नेगी को सिर्फ टिकट ना देकर भाजपा ने दंड दे दिया क्या? उस महिला ने कहा कि बच्ची का डीएनए टेस्ट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी कर लो। उसने तो दलेरी दिखाई ये कहकर कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप डीएनए करवाइए और जांच कर लीजिए ये इसका बाप है या नहीं है, और मेरी बच्ची को और मेरे को मेरा हक दिलाइए महेश नेगी से। क्या किया सत्तारूढ़ भाजपा ने? तब भी 57 की सरकार थी, अब 47 की सरकार है। और उसके बाद सुरेश राठौर के ऊपर भाजपा की महिला कार्यकर्ता ने मॉलेस्टेशन के और सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए, ज्वालापुर का विधायक, वो आज भी काबिज है, जस का तस है मामला। तो हमने देखा कि 24 तारीख को डीजीपी उत्तराखंड के कहते हैं कि अंकित आर्या वो वीआईपी था जिसके लिए कॉन्वर्सेशन में या चैट्स में बात हो रही है। डीजीपी, बकौल डीजीपी अंकित आर्या वो वीआईपी है जिसको सरेंडर करने के लिए या जिसके लिए एक्स्ट्रा सर्विस की डिमांड पुलकित आर्या कर रहा था, यानी कि पुलकित आर्या का बड़ा भाई। आज अंकित आर्या फरार चल रहा है। डीजीपी साहब ने अपना वो बयान डिलीट कर दिया अपने पेज से। ये गंभीरता है उत्तराखंड पुलिस की कि जिसको पुलिस का सबसे सीनियर अधिकारी कह रहा है कि उसने एक्स्ट्रा सर्विस मांगी, वो वीआईपी था। चलिए, पहले तो हम ये मानने को तैयार नहीं है कि वीआईपी अंकित आर्या था, कोई बड़ा नाम है, पहले ही बता दे रही हूँ आपको, कोई बहुत बड़ा नाम है जिसकी वजह से इतना बड़ा यहाँ चल रहा है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगी। एसआईटी 13 दिन से लगातार पूछताछ कर रही है। अभी पुष्पदीप भी आए हैं जिनसे 2 दिन से पूछताछ चल रही है। 13 दिन के इस पूरे प्रकरण में आप मुझे ये बताइए कितना मुश्किल रहा होगा उस वीवीआईपी का नाम सामने लाना? क्या 2 थप्पड़ लगा के नाम सामने नहीं आ सकते? देखिए मीनाक्षी, मैं आपको करेक्ट कर दूं पहले तो, एसआईटी का गठन कौन सी तारीख को किया मुख्यमंत्री ने पता है आपको? 13 दिन कह रही है ना, एसआईटी का गठन ही 27-28 तारीख को हुआ, यानी कि 4 से 5 दिन हो रहे हैं एसआईटी को काम करते हुए। और एसआईटी का गठन हुआ और कहा जा रहा है कि एसआईटी सारे साक्ष्य और सबूत जुटा रही है। पर हमारा सवाल ये है कि जब एसआईटी गठन से पहले ही डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई, बुलडोज़र चला दिया गया, आगजनी करवा दी गई, तो फिर अब कौन से साक्ष्य और कौन से सबूत? एसआईटी आप 27-28 को गठित करते हैं, ये सब तो 23-24 को घटनाक्रम ने मोड़ ले लिया था कि वहाँ बुलडोज़र भी चल गया था, वहाँ आगजनी भी हो गई थी। तो एसआईटी के पास कोई जादू की छड़ी है या कोई भगवान है एसआईटी जो उस मलबे में से भी सबूत ढूंढ निकालेगी? तो आपने तो प्रिजर्व ही नहीं किए ना साक्ष्य और सबूत। हमने हर जगह देखा है कि पुलिस हो चाहे सरकार हो, उस जहां लड़की की हत्या हुई या जहां लड़की काम कर रही थी वो भी घटनास्थल है, उसको सीज किया जाता है, सील किया जाता है, उस जोन को फ्रीज कर दिया जाता है, आवागमन बंद हो जाता है। लेकिन जिसका मन चाहे वो तो मुंह उठा के उसके अंदर, रिजॉर्ट के अंदर जा सक रहा था और वीडियोस बना सक रहा था। तो एक तरफ जहां ऐतिहासिक ये घटनाक्रम उत्तराखंड के लिहाज से है कि ऐसा हमारी बहू बेटियों के साथ विभत्स और निशंस कांड हमने नहीं सुना था पहले, वहीं दूसरी ओर ऐतिहासिक इस मामले में है कि आज ये रिसर्च का मैटर बन गया है पूरे देश की पुलिस के लिए। आज जितने पूर्व डीजीपी चैनलों में जुड़ रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि उत्तराखंड पुलिस ने बहुत हीला हवाली करी। तो 4 दिन बाद एफआईआर का लिखा जाना, उसके बाद जो है लड़की के शव को ढूंढा जाना, लड़की का शव उसी पतली अवस्था में मिलना, यानी कि फूल जाता है शरीर 5 दिन में, तो फूला हुआ शरीर ना मिलना, दांत टूटने का कोई जिक्र ना होना, ये बहुत सारे लूप होल्स हैं एक के बाद एक, जिसमें मुख्यमंत्री को गुपचुप तरीके से चोरों की तरह जाना पड़ता है अंकिता भंडारी के घर पर। कोई कार्यक्रम रिलीज नहीं होता, मुख्यमंत्री का गुप्त दौरा था वो। इसकी नौबत क्यों आई? इसकी नौबत इसलिए आई कि जब चोरों जैसे काम करोगे तो चोरों जैसी ही हरकत भी करनी पड़ेगी। और आप जिस तरह से गए हैं बिना किसी को बताए गांव में, ये बताता है कि आपके मन में डर है। और देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे अनरजिस्टर्ड है, वैध है, अवैध है, हमें इस पचड़े पे नहीं पड़ना, लेकिन ये पूरे समाज में दीमक की तरह फैली हुई संस्था है। तो ऐसे में इस
संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, विनोद आर्या, पुलकित आर्या, अंकित आर्या, तो इतनी आसानी से अपने ऊपर दाग लगते हुए देखकर आपको क्या लगता है कि संघ चुपचाप बैठा होगा? तो कहीं न कहीं पूरे मैटर पे पर्दा डालने की कोशिश हो रही है। केवल पुलकित आर्या गिरफ्त में है, पुलिस रिमांड के लिए एप्लीकेशन क्यों नहीं लगाई गई? और वहीं बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स जो हैं आपके लिए भी अनआंसर्ड हैं, मेरे लिए भी अनआंसर्ड हैं। और फरार कैसे हो गई पूरी फैमिली? केवल पुलकित आर्या हमारे पुलिस की गिरफ्त में है, बाकी विनोद आर्या है, अंकित आर्या है, वो सब फरार चल रही पूरी फैमिली। कैसे आपने फरार होने दिया इतनी आसानी से? पहले दिन आप चाय पकौड़े खिला रहे होते हैं उनको पुलिस स्टेशन में, विनोद आर्या को, और आज आप कहते हैं कि फरार हो गए। आप ही ने फरार कराए हैं, मेरा आरोप है कि आपने फरार कराए हैं गुपचुप तरीके से। आपने पूरा उत्तराखंड सील नहीं हो सकता था? कितनी कितनी हमारी बाउंड्रीज हैं, कितनी हमारी दूसरे प्रदेशों से लगती हुई बाउंड्रीज हैं, वो सील क्यों नहीं की गई? चेकिंग क्यों नहीं हुई? कैसे उनको इतनी आसानी से, जैसे विजय माल्या के केस में और मेहुल चौकसी के केस में हुआ, वही केस यहाँ हो गया कि हाथ मलते रह गए हम, और उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि फरार चल रही है पूरी फैमिली। मैं बताना चाहती हूँ फरार की गई है एक मंशा के तहत। इसलिए मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ देखना बाकी है उत्तराखंड को। गरिमा जी, एक सवाल अब अंत में मैं आपसे करना चाहूँगी। आपको क्या लगता है कि अंकिता को न्याय मिल पाएगा जब इतनी हीला हवाली हो रही है, पुलिस सपोर्ट नहीं कर रही है, सरकार सपोर्ट नहीं कर रही है, वो महिलाएं जिनको आज खड़े होना चाहिए था, वो महिलाएं न जाने कहाँ छुप के बैठ गई हैं। ऐसे में क्या आपको लगता है, जैसे निर्भया कांड हुआ था, 7 साल लग गए थे उसके आरोपियों को सजा मिलने में, क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? ये उत्तराखंड की जनता के ऊपर निर्भर करता है। मैंने कहा तो कि अपना साहस भी बचा कर रखिए, अपना जो कहते हैं ना संयम भी बचा कर रखिए, सब्र को मत तोड़िए। बहुत जल्दी हम बहुत कुछ करेंगे। ये लड़ाई हमें लंबी जारी रखनी है, ये संघर्ष जारी रखना है। अंकिता को जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हमें इसे छोड़ना नहीं है। तो ऐसे में मैं बहुत सैल्यूट करूँगी उत्तराखंड की जनता का। गज़ब का समर्थन अंकिता को मिला। और कुछ लोग हैं जिन्होंने महिमा मंडन किया धामी जी का धाकड़ के रूप में, जब उन्होंने बुलडोज़र गिराया, और आज भी वो उनका वैसे ही प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, वैसे ही ब्रांडिंग कर रहे हैं। और कुछ लोग तो आज भी कह रहे हैं कि अंकिता का परिवार संतुष्ट है धामी सरकार के काम से। और हमारे पास वीडियो मिला है उनके पिताजी का, जो पिताजी कह रहे हैं कि तुम्हारी बेटी अगर तुमने खोई होती तो 25 लाख काफ़ी होता क्या? तो किसी जान की कीमत 25 लाख नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि क्या धामी सरकार की या पुलिस प्रशासन की मंशा है हत्यारों को पकड़ने की, मंशा है दंडित करने की, या सिर्फ बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं ना, या सिर्फ उत्तराखंड की जनता ही दीवानी हुई चली जा रही है? जिनके कोर्ट में बॉल है, जिन्होंने एक्शन करना है, क्योंकि पुलिस की चार्जशीट बहुत की रोल प्ले करती है। पुलिस ने जिस तरह से पुलिस रिलीज़ में इतना धुंधलापन दिखाया, बहुत ही एम्बिग्विटी थी, बहुत कुछ उसमें पता नहीं चल पा रहा था। हमने अंकिता को धक्का दे दिया। सौरभ का बयान लगाया पुलिस ने कि हमने अंकिता, कौन है हम? आपको बताना चाहिए हम में कौन कौन लोग शामिल हैं, किसने धक्का दिया, एक ने दिया कि तीनों ने मिलकर दिया। ये सब कुछ बातें उत्तराखंड की जनता के सामने नहीं आ रही। और क्यों पुलिस प्रशासन कोई प्रेस नहीं कर रहा? क्यों आप नहीं बता रहे हो? उत्तराखंड जल रहा है प्रतिशोध की आग में, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्यों नहीं हमको बताते कि कब कब क्या क्या हुआ और आपने अभी तक क्या क्या किया? एसआईटी का गठन 10 दिन बाद होता है, महिला एवं बाल विकास मंत्री 9 दिन बाद जाती हैं, पुष्कर सिंह धामी आज 13 दिन बाद जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए ना, बहुत मेरे पास अब शब्दों की भी कमी हो गई है। मैं पूरी तरह से स्तब्ध हूँ इस मामले को लेकर। और मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि भोला भाला सीधा साधा हमारा उत्तराखंड देवभूमि तपोभूमि के नाम से जो जाना जाता है, हमारे सारे धार्मिक स्थलों के लिए जो जाना जाता है, वहाँ इस तरह की घटना घटित हो जाएगी कि हम यूपी बिहार को पीछे छोड़ देंगे। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे मैटर्स हैं जो सतह पर हैं आज प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे लगता है कि अंकिता हत्याकांड को इतनी आसानी से हम लोगों को नहीं भुलाना चाहिए। इसी कड़ी में कल उत्तराखंड बंद में भी मैं सब लोगों को एकजुट रहने का आह्वान करती हूँ आपके चैनल से। और कल हम कैंडल मार्च भी निकालेंगे अंकिता की आत्मा की शांति के लिए। और सभी लोगों को मैं दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, और मैं हाथ जोड़कर भी कहना चाहूँगी कि ये श्रेय लेने की होड़ नहीं होनी चाहिए। कौन इसमें हीरो बन रहा है, कौन इसमें विलेन बन रहा है, किसका चेहरा कितना चमक रहा है, ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। अंकिता हमें देख रही है, अंकिता हमसे कुछ अपेक्षा रखती है। और अगर हम समाज में हैं और जिंदा हैं तो जिंदा रहने का सबूत भी देना होगा।
तो लगातार अंकिता हत्याकांड में आप देख रहे हैं कि मीडिया भी मुखर है, विपक्षी दल भी मुखर है, सरकार अपनी तरफ से कर रही है, लेकिन क्या कर रही है समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना धुंधला सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि जो मेन चीज़ है वहाँ तक कोई भी नहीं पहुँच पा रहा है। बस एक आखिरी सवाल मैं लोगों से भी करना चाहती हूँ, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, क्या अंकिता को न्याय मिल पाएगा? क्या हमारे उत्तराखंड में इतनी शक्ति है कि हम अंकिता को न्याय दिला पाएँगे? तो यही सवाल के साथ फिलहाल अभी मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिएगा पर्वत जर्नलिस्ट के साथ।